बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने रीड करनी है, अपना न्यू नावल स्टार्ट करना है। उस नावल की फ़र्स्ट एपिसोड रीड करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। और ऑलमोस्ट 60 to 70 सब्सक्राइबर रह गए, काइंडली वो भी कम्प्लीट कर दें फेब के अंदर ही। तो आए चलते हैं नावल की फ़र्स्ट एपिसोड की तरफ। अब्रू, यार प्लीज़ रुको, बात तो सुनो अब्रू। अहद और सना जो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में इसके पीछे भागते इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, बिलाखिर इसे लॉन में चा लिया। अहद इसके सामने खड़ा घुटनों पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस लेने लगा। उफ जालिम लड़की, इतनी लंबी तुम खुद हो, इतनी तेज़ चलती हो। सना भी खड़ी हाँप रही थी। अब क्या मसला तुम दोनों के साथ? अब्रू ने दोनों को घूरा। यार अब्रू छोड़ो ना, तुम्हें पता तो है ना ज़रमीन शेख का, वो जस्ट तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा करती है। फराज के मुँह लगने का, फिर उसके मुँह लगने का फ़ायदा। हाथ के समझाने पर भड़क उठी। क्या मतलब? वो 2 टके की लड़की जिसे ना बोलने का सलीका हो, ना पहनने ओढ़ने का पता हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के नाम पर लड़कों से दोस्तियां करने वाली, अपने बाप के पैसे पर याशी करने वाली, अमीर बाप की बिगड़ी हुई लाल, अपने आप को महान चीज़ समझती है, जैसे हर कोई इसकी जागीर हो। आज सिर्फ खरी खरी सुनाई, अंदर अगर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो मुंह तोड़ दूंगी। सारी यूनिवर्सिटी तमाशा देखेगी। आज खामोशी से अब्रू की तरफ देख रहा था, जिसका गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। यूँ हुआ कुछ यूँ कि ज़रमीन शेख, जो आबरू, आहद और सना की क्लास फेलो होने के साथ साथ एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। अगर कहा जाए कि गरूर, खुदसरी, बदतमीज़ी और अय्याशी को मिला के ज़रमीन शेख बनती है तो गलत ना होगा। आम सी शक्ल सूरत की मालिक ने आज फिर आबरू ज़मान के साथ पंगा लेने की कोशिश की, और वजह एक बार फिर एहसन रज़ा मीर की ज़ात थी। क्योंकि बकौल ज़रमीन के एहसन ने आबरू की वजह से इसकी दोस्ती की पेशकश को मुस्तरद किया था, जो इसी की एक सियासी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ एक जाज़बे नज़र अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक था। और इसे फ़ैशन के नाम पर ख़ुद को यहाँ करने वाली लड़कियाँ सख्त जहर लगती थी, जो पके हुए फल की तरह हर मर्द की गोद में गिरने को तैयार हो। इसका कहना है कि औरत तो पर्दे में रहने वाली चीज़ है, इसमें इतनी पाकीज़गी और हया हो कि हर देखने वाली नज़र खुद ब खुद झुकने पर मजबूर हो जाए, जिसे देखकर इज्जत देने को जी चाहे। और आबरू ज़मान इन सब बातों पर पूरा उतरती है। आबरू भी यही सोच के एहसन रज़ा से बात कर लेती कि इसे औरत की इज्जत करना आता था। बस इससे आगे इनके बीच कुछ ना था। लेकिन ज़रमीन के दिमागी खलल का इलाज किसी के पास नहीं था, जिसे आबरू अपनी रकीब और दुश्मन लगने लगी थी। और यही वजह आज फिर इनके दरमियान जंग का बाइस बनी, और आबरू ने इसे बेनुकत सुना डाली। यह छोड़ो, असल में वो तुम्हारी खूबसूरती से जेलस होती है। तुम्हें देख के अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। मेरी मिसाल ले लो तो ज़रमीन शेख क्या चीज़ है? आहत के बच्चे, ठहरो ज़रा। इसने अपनी मिसाल देने पर आबरू और सना से मारने को उठी, जो इनका इरादा भांपते हुए पहले ही दौड़ लगा चुका था। ओके सना, मैं चाहती हूँ, पापा की तबीयत भी ख़राब थी आज, और वैसे भी नेक्स्ट पीरियड फ्री है। आबरू ने हाथ के पीछे जाने का इरादा तरक करते हुए सना को कहा। ओके, बट ज़रमीन की वजह से टेंशन नहीं यार, मैं फजूल और बेतुके लोगों के लिए अपना टाइम ज़ाया नहीं करती। आबरू ने इसकी बात काटते हुए कहा और इसे अल्लाह हाफिज़ कहते चल दी। अब सना भी हाथ के पीछे चल पड़ी, जो यकीनन कैंटीन में पाया जाता। वो अपने ऑफिस में जहाज़ी साइज़ मेज़ के पीछे रखी रिवॉल्विंग चेयर पर पुरसकून अंदाज में बैठा अपने सामने मेज़ पर खोले लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए कीबोर्ड पर धड़ाधड़ अपनी मखरूती उंगलियां चला रहा था कि क्लिक की आवाज़ पर इसकी नज़रों में इर्त्याश पैदा हुआ। इसने बेसख्त दरवाजे की तरफ देखा तो आने वाले को देख के इसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। सफ़र के अंदर आने पर इसके साथ सामने आते हुए बगलगीर हुआ, और इसीलिए ऑफिस में एक तरफ पड़े 3 सीटेड सोफे पर आ बैठा। सुनाओ जनाब, क्या हाल चाल? तुम तो भूल ही बैठे, मम्मी भी बहुत याद कर रही थी, ज़फ़र ने छोड़ते गिला किया। सो सॉरी यार, तुम्हें पता है ना कि मैं क्यों फॉर्म बना रहा हूँ, सो इसी में बिजी हूँ। बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगा। अच्छा, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? इसने पूछा। चाय मंगवा लो, ज़फ़र के कहने पर इंटरकॉम पर 2 चाय भेजने का कहते हुए सोफे पर एक टांग मोड़ के इसकी तरफ मुँह करते हुए बोला। जी हाँ, अब बताओ अंकल आंटी कैसे? आशु आई? तुम्हारा हॉस्पिटल कैसा जा रहा है? मॉम डैड बिल्कुल फिट। मॉम तुम्हें बहुत याद करती हैं, एंड आशु भी कुछ दिनों तक चक्कर लगाएगी। इसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और हॉस्पिटल भी बिल्कुल फिट। आज कोई इमरजेंसी नहीं थी तो सोचा क्यों ना बड़े लोगों से 2-2 हाथ कर लिए जाए। ज़फ़र के तफसीली जवाब पर इसका कहका पड़ा कि इतने में जमाल ऑफिस पर चाय विद सम रिफ़्रेशमेंट ले आया। इसने जमाल को जाने का इशारा किया, खुद चाय बनाने लगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? क्यों सज़ा दे रहे हो खुद को? मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही हंसते देखना चाहता हूँ। वो ज़फ़र को चाय सर्व करने लगा कि ज़फ़र की संजीदा आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो एकदम से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट मासूम होकर ख़त्म हो गई। तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। काफ़ी देर छाई इस खामोशी को बिलाकर ज़फ़र की आवाज़ ने तोड़ा। तुम्हें पता है, मैं फ़जूल और बेमकसद बातों के जवाब नहीं देता। वो जो खला में किसी गैर बने नुक्ते पर सोच रहा था, चौंक के ज़फ़र की तरफ देखा, एक लंबा सांस हवा में खारिज किया और पुरसकून अंदाज में बोला, ये फ़जूल बात नहीं तो और क्या? हाँ, जब तुम्हें पता है कि मैं
हाँ हाँ, जानता हूँ मैं कि मोहतरम सिकंदर शाह की ज़िंदगी में किसी औरत की कोई गुंजाइश नहीं। नफ़रत करता वो औरत ज़ात से, अपने पाँव की जूती समझता औरत को, या शायद इससे भी हकीर, क्योंकि वो एक शट अप, जस्ट शट अप। सिकंदर शाह की धाड़ पर जैसे सारा ऑफिस हिल पड़ा। इसने गुस्से से मुठियाँ भींच रखी थी और इसकी लाल अंगारा आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी, जैसे इन आंखों से वो दुनिया को जलाकर राख कर देना चाहता हो। सिकंदर, ज़फ़र ने इसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, जिसने टेबल पर रखे कि पेश कीमती गुलदान को दीवार में लगे एलईडी पर मार के चकनाचूर कर दिया। जा चवला एलईडी दी भंन दित्ती फड़ के, दो लानत जो बाद विच मंगवानी पई ना, लग पता जाएगा। पता आजकल कितनी महंगाई हुई है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में। ज़फ़र एकदम से डर के पीछे हुआ, क्योंकि वो इसकी जनूनियत से वाकिफ़ था। सिकंदर का गुस्सा फिर भी कम ना हुआ, तो वो गाड़ी की चाबी उठाए ज़फ़र को अपने पीछे हैरान छोड़ता ऑफिस डोर क्रॉस करके। ज़फ़र परेशान सा ऑफिस में चक्कर काटने लगा, क्योंकि ना चाहते हुए वो एक बार फिर इसकी दुखती रग पर हाथ रख चुका था। एक बार फिर इसके दुख का बाइस बन चुका था, हालांकि वो इसके दुख से वाकिफ़ था। इसकी नज़र सिकंदर के मोबाइल पर पड़ी, जिसे वो टेबल पर छोड़ के जा चुका था। इसने मोबाइल कोट की जेब में डाला और ऑफिस से बाहर निकल गया। तू जाके घर राम रूम कर, दफा कर इनू, खे खान चला गया पता नहीं कितने, एलईडी तोड़ के भन के चला गया। सईदा बानो किचन में खाना बना रही थी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर दुपट्टे से हाथ साफ करती बाहर निकली कि एक बार फिर दस्तक हुई। आ रही हूँ बाबा, सब्र तो करो ज़रा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो आबरू ने सलाम करते हुए अंदर आई। वालेकुम अस्सलाम, आ गई अभी? जी अम्मी, बाबा कैसे हैं? इसने सहन में रखे चारपाई नुमा तख्त पर बैठ के सर पर नफासा से किया स्काफ उतारते हुए माँ से पूछा, जो इसके लिए पानी ले आई। बेहतर है, इनकी तबीयत कमरे में है। अम्मी मैं बाबा से मिल लूँ, फिर रोटी बना लेती हूँ। वो अपने जूते स्काफ और बैग उठाए प्यार से माँ की तरफ देखते हुए बोली। नहीं, तुम जाओ, बाबा के पास बैठो, थकी हुई हो, किचन में खुद देख लेती हूँ। वो सरस बात में हिलाती हुई बाबा के कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो जो आंखों पर हाथ रखे बेड पर चित लेटे थे, आबी की आवाज़ पर हाथ हटा लिए। वालेकुम अस्सलाम बाबा की जान। इन्होंने मुस्कुराते हुए आबी को देखा, जो इनकी पेशानी पर झुकी प्यार कर रही थी, और बिल्कुल इनके पास नीचे फर्श पर बैठे इनके दोनों हाथ पकड़े आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। कैसे हैं बाबा? इसकी इस हरकत पर बेख्तियार मुस्कुरा उठे। अब बिल्कुल ठीक हो गया, अपने बेटे को देख लिया ना? बाबा मैं हमेशा आपके साथ थी, हूँ और रहूँगी, फिर आप क्यों परेशान हो जाते हैं? इसने बाबा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर वाज़ेह बेचैनी रकम थी। बाबा बेटा, पता नहीं क्यों मुझे खौफ सा, कोई मेरी बेटी को मुझसे छीन ना ले। जब तुम बाहर जाती हो, जब मैं फैक्ट्री में होता हूँ, तो तुमसे दूर खुद को बाही पे आपकी तरह तड़पता हुआ महसूस करता हूँ। बाबा सवाए मौत के मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, कि इस पे हमें कोई इख्तियार नहीं। मैं तो आपका बेटा हूँ ना, आपका मान, तो फिर आप क्यों परेशान होते? इसने बाबा के हाथों को नरमी से दबा देने प्यार से देखते हुए कहा, जिनके हाथों में कपकपाहट चेहरे पर रकम बेचैनी को वाज़ेह महसूस कर सकती थी। लेकिन मैं इनके खौफ, बेचैनी और कपकपाहट को समझने से कासिर थी। चाड़े होना कोई बाबा जी ने चन, ते हुण फिक्र होना कि मकफात ना आई हुए, मैं भी किसी रिवेंज ना होवे कोई किसी होर दा। अगर बाप बेटी का प्यार ख़त्म हो चुका हो तो बाहर आ जाए, खाना लग चुका है। सैयदा बानो दरवाजे में खड़ी दोनों को प्यार से देखते हुए बोली। चले बाबा, हमारे साथ मिलके खाना खाएं, और आज के आज ही फैक्ट्री ठीक होके कल फैक्ट्री जाएं। आपकी नहीं फजूल सोचों ने आपको बीबी का मरीज़ बना दिया। आबरू ने बाजू से पकड़ के उठाते हुए बोली। वो दोनों बाहर आए तो फाहद स्कूल और हया कॉलेज से आ चुकी थी। फिर सब ने मिलकर खुशगवार माहौल में खाना खाया। इस बात से अनजान के दूर खड़ी तकदीर इनकी किस्मत पर मुस्कुरा रही है। आधी रात तक इस शहर खामोशा की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने के बाद बिलाखिर इसने घर जाने वाले रास्ते पर गाड़ी डाल दी। गाड़ी धुएं की बू से भरी पड़ी थी, जैसे कसरत से सिगरेट नोशी की गई हो। हाय सूटे लाला के हशर होया होना, मेरे वगरी बंदी तेरी गाड़ कोल खलो भी नहीं सकती। गाड़ी एक बहुत बड़े गेट के सामने खड़ी हुई तो वह हॉर्न पर हाथ रख के जैसे हटाना भूल गया था। गेट फ़ौरन खोल दिया गया। गाड़ी एक लंबी राहदारी से गुजरती पोर्च में खड़ी होंडा स्विक के साथ जा रुकी। दीनू, इसने गाड़ी से निकलकर बेदर्दी से दरवाज़ा बंद करते दीनू को पुकारा। हुक्म साहब। वो सर झुका फ़ौरन इसके सामने मुअद्दब सा खड़ा हुआ। कहाँ मरे थे तुम? मैं कब से हॉर्न दे रहा हूँ? इसने चीखते हुए कहा। लहूँ दीनू दे सिर ते वखरा सान। वो साहब मैंने तो फ़ौरन गेट त्राह। इससे पहले कि दीनू बाबा अपनी बात पूरी करते, ज़ोरदार थप्पड़ लगने पर से वो ज़मीन पर जा गिरा। ओ लाख लानत है भाई तेरे ते, ज़ुबान चलाते हो मेरे सामने। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सिकंदर शाह के सामने आवाज़ निकाले। सिकंदर शाह के धाड़ने पर सारे मुलाजिम अपने काम छोड़ के हामते हुए इसके सामने जा खड़े हुए, जो बहुत बेदर्दी से दीनू को मार रहा था, और वो रो रो के अपने जालिम साहब से रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन किसी में जुरत नहीं थी कि वो अपने जालिम साहब से दीनू बाबा को बचा दे। सिकंदर शाह दीनू को आखिरी टांग रसीद करता, अपने बूटों से इसका पाँव रोनता, एक निगाह गलत तमाम लाजमीन पर डालता आगे बढ़ गया। अपने साहब के जाने के बाद तमाम लाजमीन दीनू बाबा की तरफ बढ़े, जो ज़मीन पर अधमुआ पड़ा था, और इसे उठाए सर्वेंट क्वार्टर में ले आए। सिकंदर शाह तेज कदमों से टीवी लाउंज से गुजरता बाएं साइड पर बने 3 कमरों में से कमरे के अंदर चला गया। कमरे में आते ही इसने एक लंबा सांस हवा में खारिज किया। टाई की नॉट ढीली करता अपनी शर्ट और टाई बेदर्दी से उतार के कारपेट पर फेंकते ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। किसी पास टक्कर टुक्कर मार ला, कोई फाका होएगा तेनू। आह!
काफ़ी देर आईने में अपनी लाल होती आंखों को देखते रहने के बाद चीखते हुए इसने टेबल पर पड़ी तमाम चीज़ों को हाथ मार के नीचे गिरा दिया, जिनमें सबसे ज़्यादा इसके बेशकीमती परफ्यूम्स थे जो कारपेट पर चिकना चूर पड़े इसकी बेदर्दी पर मातम करना थे। क्यों क्यों सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वह जुनूनी अंदाज में कमरे में मौजूद हर चीज़ को ज़मीन बोझ करता चीख रहा था। क्या जुर्म था मेरा? क्यों दी मुझे सज़ा? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, नफ़रत, घिन आती है मुझे अपने आप से। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। इसने बेड साइड टेबल पर पड़ा गुलदान उठा के ड्रेसिंग टेबल पर दे मारा, जिसके छनाके की आवाज़ से सारा कमरा गूंज उठा। फिर भी इसकी जुनूनियत कम ना हुई तो अपने बालों को दोनों मुट्ठियों में भेज लिया और ठंडे पानी से शावर लेने चला गया। शायद वो अपने आप से भी नाराज़ था। वो शावर लिए बाहर निकला तो कमरे में मौजूद हर चीज़ ज़मीन पर टूटी बिखरी पड़ी थी, इसके अपने वजूद की तरह, इसकी अपनी ज़ात की तरह। इसके लिए एक तलख और भयानक रात थी जिसमें इसकी नींद का आना नामुमकिन था। शायद वो सुस्त कदमों से चलता जहाजी साइज बेड पर करवट लिए लेट गया और एक तकिया अपने कानों पर रखे शायद अपने दिमाग में उमड़ते सवालों का गला घोट देना चाहता था। अपना गला घोट ला, शायद फाका हो जाए। जमान साहब और सैयदा बानो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 5 मरला पर बने अपने साथी घर में 3 बच्चों के साथ रहाइश पजीर थे। इनकी 2 बेटियां आबरू जमान और हया जमान, जबकि एक बेटा फहद जमान जो छोटा होने के साथ साथ सबका लाडला भी था। सईदा बानो नहायत मिलनसार, खुश अखलाक और अच्छी माँ होने के साथ साथ एक घरेलू खातून है और फारिग औकात में कपड़े भी सिलाई करती हैं, जबकि जमान साहब अहमद फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं और इस आमदनी से इनका अच्छा गुजर बसर हो रहा है। आबरू अपनी खूबसूरत बड़ी आंखों के साथ, जिनका रंग कुदरती तौर पर सब्ज़ है, खूबसूरत कटावदार होंठ और कमर से नीचे आते लंबे घने, जिसे देखकर रेपांजल का गुमान होता है, बाल। वो एक एक्टिव पुरएतमाद अपने ख्वाबों को पूरा करने और अपने बाबा के साथ शाना बशाना चलने वाली लड़की है जो गलत बात किसी के दादा की भी नहीं सुनती। वो अपने बाबा का मान, यकीन और गुरूर है। आबरू यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रही है और शाम के टाइम घर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी देती है। हया जमान आबरू के मुकाबले तो नहीं, लेकिन बिलाशुबा खूबसूरत खदोकाल और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की मालिक है। हया इंटर के बाद कॉलेज से बीए कर रही है और फारिग औकात में घर के कामों में मम्मी का हाथ बटाती है, जबकि फहद मैट्रिक का स्टूडेंट है जिस डॉक्टर बनाना अब्बा और आबरू का ख्वाब है। अगर कहा जाए कि इस घर के लोग हर हाल में खुश और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले तो गलत ना होगा। तो फिर ज़मान अहमद को आबरू के खो जाने का डर क्यों है? मैं तुहानू दसिया क्यों डर होना। वो बेड पर बेसुध पड़ा सो रहा था कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने से उठने पर मजबूर कर दिया। वो आंखें मसलता दरवाजे तक आया तो बाहर फरीद खड़ा था। गुड मॉर्निंग साहब। वो फरीद अपने साहब का रात वाला गुस्सा सोचते हुए अटकते हुए बोला। आ जाओ फरीद। इजाज़त मिलने पर फरीद अंदर आया तो कमरे की मौजूदा हालत देख कर सचमुच चकरा गया। जहाँ पर पड़ी टूटी बिखरी चीज़ें इसके साथ तोड़फोड़ करने वाले की बेहिसी और बेरहमी पर बैन कर रही थी। फरीद, वो जो फुर्ती से कमरे की हालत दुरुस्त करने में लगा था और किसी हद तक कर भी चुका था, ने चौंक कर अपने साहब की तरफ देखा। जी साहब। वो हाथ बांधे सर झुकाए सिकंदर के पीछे जा खड़ा हुआ, जो शावर लेने के बाद फ्रेश से आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था। फरीद ने सबसे पहले दूसरे रूम से ड्रेसिंग टेबल उठा के अपने साहब के रूम में रखवाया जो रात इसकी बेरहमी की वजह से टूट चुका था। ब्रेकफास्ट रूम में ले आओ, हरी अप, विद इन 5 मिनट्स। ओके साहब। फरीद इसका बहुत वफादार और ख़ास बंदा था जो ऑफिस से बाहर इसके साथ हर जगह और इसके काम में पाया जाता। वो खुद पर परफ्यूम का अच्छा खासा छिड़काव करता, इसे ऑर्डर देता, सोफे पर बैठ के जूते पहनने लगा। ठीक 5 मिनट बाद फरीद नाश्ता इसके सामने टेबल पर लगाने के बाद फिर से सफाई में जुट गया कि एक बार फिर साहब की आवाज़ इसके कानों के पर्दों से टकराई। मैं वापस आऊँ तो मुझे रूम की सेटिंग चेंज चाहिए, ये सब गंद बाहर फेंको। फरीद ने खामोश नज़रों से अपने साहब की तरफ देखते सारा इस बात में हिलाया जो रगबत से नाश्ता करने में मसरूफ़ था। जो तैनवी कमरे से सुट के बाहर ही सुटते हुए बंदा चौंक के। ये रात वाला सिकंदर शाह तो नहीं था जिसकी बुरबरियत और जुल्म का शिकार एक मासूम और बेगुनाह की ज़ात बन चुकी थी, जो ना चाहते हुए भी एक बार फिर किसी बेगुनाह की आहें और बद्दुआएं अपने नाम लिखवा चुका था। वो सिकंदर की शाह तो रात के अंधेरे में कहीं गुम हो चुका था। ये तो कोई और सिकंदर शाह था जिसके चेहरे पर भरपूर मानियत और रात रोने वाले वाक़े का नामो निशान तक नहीं था। नाश्ते से फारिग होते फरीद कोट पहनाने में सिकंदर की मदद करता, इसका बैग था मैं इसके पीछे चलता गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। सिकंदर शाह ने पिछली सीट पर बैठे अपनी खूबसूरत आंखों को गोगल से छुपा लिया। इसकी गाड़ी सड़क पर फराटे फरती ऑफिस बिल्डिंग के सामने जा रुकी। जा कितने एक्सीडेंट कराते जान छड़ा जिंदगी दोनों की करना तो ठीक है। आबरू, सना और अहद की दोस्ती स्कूल के ज़माने से थी। एक ही कॉलेज से इंटर और बीए करने के बाद अहद और सना ने महज आबरू के साथ रहने के लिए इसी के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्योंकि इन्हें अपनी ये दोस्त बहुत अजीज़ थी जो सबसे मुनफरद और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ बकौल अहद की खासी तीखी भी है। लेकिन तीखी वो सिर्फ इन लोगों के लिए होती जो बेवजह से पंगा लेने या फ्री होने की कोशिश करते। वो नेचुरली एक रहमदिल लड़की थी बकौल अम्मी के, जिसे मुसीबत में हर एक की मदद करने की बीमारी लाहक थी, फिर चाहे इससे खुद को कितना ही नुकसान क्यों ना पहुँच जाए। और अम्मी इसकी इसी हालत से डरती क्योंकि वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाती थी। इनका कहना था बेटी को मुस्तकिल मजाज और साबिर होना चाहिए, जबकि बाबा हमेशा इसका साथ देते क्योंकि वो जानते थे कि इनके आबरू कभी बेजा गुस्सा नहीं हुई। सना और अहद कज़न्स होने के साथ साथ फ्यांसी भी थे। वो दोनों लड़ने के बावजूद एक दूसरे से
बेहद प्यार करते। अक्सर आबरू और सना मिलकर इसकी दुर्गत बनाती और हंस हंस के लोटपोट हो जाती। इन तीनों की दोस्ती में सालियों एक दूसरे पर जान छिड़कने वाली थी, जिन्हें बहुत जल्द किस्मत एक दूसरे से जुदा करने वाली थी। सिकंदर शाह टॉल, हैंडसम और जाज में नजर था। गजब की ड्रेसिंग ने इसकी शख्सियत को और बढ़ा दिया था। इसे अपनी वजाहत का पूरा पूरा एहसास था, तभी तो इसकी चाल में गरूर होता था। वो चलता तो किसी रियासत का शहजादा लगता। इसके चेहरे की खदोखाल में वाज़ेह रौनक थी। डरी हो सन्नू बंदा अगला आदे फड़ के। मर्दो जन, बच्चे बूढ़े, जो भी इसे देखता तो पल के झपकना भूल जाता, लेकिन इसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों से निकलते तनफ्फर के एहसास मुकाबिल को सहमने और डरने पर मजबूर कर देते। लड़कियां तो जैसे सब कुछ हथेली पर रखे इसकी एक नज़र खास की मुंतजिर होती, लेकिन इन पर नज़र डालना अपनी तौहीन समझता। इसने ज़िंदगी में सिर्फ दो औरतों की इज्जत की थी, बीना आंटी और आशू, ज़फ़र की मम्मी और बहन। इनके अलावा इसे हर औरत से नफरत थी, तो क्या अपनी माँ से भी? ज़ाहिरी गल है यार, तेन माँ छड़ के गई है, मेरा तो यही कहना लगता है मुझे। इन्हों माँ ही छड़ के भजी है छड़ के, तो जिहदी वजह तो उधर तरफ दा पे। एक्सक्यूज़ मी आबरू, वो तीनों लगातार 2 पीरियड लेने के बाद बातें करते सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि पीछे से आती आवाज़ ने इनके कदम रोक दिए। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ने इनके करीब ज़रा फासले पर रुके, इन्हें सलाम किया, जिसका जवाब तीनों ने दिया। कैसी हैं आप आबरू? अल्हम्दुलिल्लाह। आबरू, मुझे आपसे बात करनी है, ऐसे ने इसे देखते हुए कहा, जो वाइट शलवार और वाइट ही घुटनों तक आती कमीज़ में जिस पर हल्की कढ़ाई का काम हुआ था पहने, वाइट को दुपट्टा कंधों पर डाले, सर को महरून स्कार्फ से ढांपे, पाँव में सफ़ेदी जूता पहने, पुरअतमाद अंदाज में खड़ी नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। और इसकी सबज सील सी आंखें, जिनमें एहसन रज़ा मीर खुद को डूबता हुआ महसूस करता। आबरू, हम कैंटीन जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाना। सनाई से जाने का इशारा करती हाथ के साथ कैंटीन चली गई। चले। एहसन के कहने पर वो दोनों चलते हुए लॉन के कदरे सुनसान गोशे में आ गए, जहाँ स्टूडेंट्स का रश तकरीबन ना होने के बराबर था, और वहाँ एहसन आराम से आबरू से बात कर सकता था। प्लीज़, आपको जो भी बात करनी है ज़रा जल्दी करें। आबरू उसके खामोश खड़े रहने पर झंझला के बोली। देखिए आबरू, मुझे नहीं पता मैं आपसे ये बात कैसे करूँ। मैं आप जी क्या आप? आबरू ने भवें चुकाते हुए पूछा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब से नहीं 1 साल से। मेरे हर ख्वाब का ख्याल, हर सोच का महवर है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा लास्ट सेमेस्टर, और मम्मी पापा को आपके घर लाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे, आपके बगैर रहना। आबरू इसकी बात काटते हुए बोली। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर एहसन, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए। आप मोहब्बत करते हैं या नहीं? आपकी सोचों का महवर कौन है कौन नहीं, मुझे से कोई सरोकार नहीं। और तलीमी इदारे पढ़ने के लिए होते हैं, ना कि माँ बाप की आंखों में धूल झोंक के आओ और प्यार की पींगे बढ़ा के वापस चले जाओ। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, ना कि ऐसे फजूल काम करके ज़रमीन शेख जैसी बीमार जहन की लड़की मालिक लड़की के जहन को तकवीत पहुँचाने के लिए। और हाँ, एक और बात, मुझे कभी भी शादी नहीं करनी, और किसी अमीर घर में तो बिल्कुल भी नहीं। और ना ही अमीर लोग और ऐसी सो कॉल्ड मोहब्बत मेरा मयार है। मुझसे 2 टोक जवाब दे वहाँ से चलिए। ये जाने बगैर के खामोश आंसू एहसन की पलकों की बाढ़ तोड़ के ज़मीन पर कहीं गुम हो गया, और वह एक आंसू कहीं आबरू ज़मान की ज़िंदगी में आंसू की बरसात न ले आए। एहसन नज़ामीर होंक बना खड़ा आबरू ज़मान को खुद से दूर जाता देख रहा था। क्या कह रहा था एहसन? आबरू के आते एहसन ने इससे पूछा। कुछ नहीं यार, वही इस दिन वाली मेरी और ज़मीन की लड़ाई। इसे पता था तो चला तो माजरत कर रहा था। जवाब देते हुए इसने सना के सामने पड़ी कोल्ड ड्रिंक उठा के मुंह से लगाई। असल बात बताना इसने मुनासिब न समझा। यार, इसमा आपी की शादी की डेट फिक्स हो गई क्या? अहद की प्लेट में पड़ा बर्गर उठाते हुए इसने सना से पूछा। उफ, भूखी कहीं की, वापस कर मेरा बर्गर। अहद इसे बर्गर लेने के लिए उठा तो वो किताबें उठाए बर्गर खाती भागती हुई कैंटीन से बाहर निकली। हा 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 हा। अहद अहद मिर्ज़ा वो आबरू ज़ुमान है जो इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आने वाली। सना अहद की हालत देखते हुए बोली। उफ, अल्लाह पूछे साबरू की बच्ची को। अहद चेहरे पर मस्कीनियत लाते हुए बोला तो सना की हंसी निकल गई, और वो दोनों भी कैंटीन से निकल के गेट के पास खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ आ गए थे। आबरू यकीनन घर के लिए निकल गई होगी, क्योंकि इसे पॉइंट से जाना होता था। वो अहद और सना के बेहद इसरार के बावजूद सवाए मजबूरी के गबीन की गाड़ी में नहीं गई। ये भी इसका रूल था। रुबीना बेगम जो एनजीओ चलाती थी, आज छुट्टी होने की वजह से अपनी निगरानी में मुलाजमत से घर की प्रॉपर सफाई करवा रही थी। गाड़ी के मखसूस हॉर्न पर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो तेज़ कदमों से चलती लाउंज से बाहर निकली, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इनका बेटा इनका सिकंदर आया। सिकंदर गाड़ी पोर्टिको में खड़ी करता बाहर निकला तो हमेशा की तरह बीना आंटी को अपनी तरफ आता देखकर मुस्कुराहट ने बेसाख्ता इसके चेहरे को छुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इनके सामने खड़ा दोनों हाथ इनके कंधों पर रखे झुकते हुए इनकी पेशानी पर बूसा लिया। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। बीना बेगम इसे बाहों के घेरे में भरते हुए ढेर सारा प्यार किया। सिकंदर इनका हाथ थामे अंदर आ गया। नसरीन, ये डस्टिंग छोड़ो और फ्रेश जूस बना के लाओ, और फिर हर चीज़ रेडी करो। आज बिरयानी, चाइनीज़, गाजर हलवा सब कुछ मेरे बेटे की पसंद का होगा, मैं खुद बनाऊंगी। वो खुशी से फूले ना समा रही थी। बीना बेगम नसरीन को हदायत देती लिए मुड़ी तो सिकंदर इनके इस कदर वालेहाना प्यार पर मुस्कुरा रहा था। वो चाहते हुए भी इन्हें मना ना कर पाया कि वो बहुत देर नहीं रोक सकता, क्योंकि आज इसकी एक अहम मीटिंग थी। वो इन्हें कैसे इनकार करता। वो इसने खुद सिकंदर के लिए हमेशा इन्हें ऐसे ही केयरिंग और लविंग पाया था। आंटी प्लीज़ आए बैठें। वो अपने इन्हें लिए
सोफे पर इनके पास साथ बैठ के नसरीन जूस लिए आ गई। आशु नहीं आई आंटी? काफ़ी देर बातें करने के बाद इसने आशु का पूछा तो मुस्कुराते हुए बोली, आशु तो 2 दिन से आई हुई है, शायद नाराज़ भी है तुमसे। अरे वो क्यों? और वो है कहाँ? अपने रूम में, अभी मॉर्निंग नहीं हुई ना इसकी। ओके मैं अभी आया, सिकंदर ने बताता सीढ़ियाँ चढ़ के। आशु का रूम 2nd फ्लोर पर था। बीना बेगम भी किचन में आ गई। सिकंदर के लॉक घुमाने पर दरवाज़ा खुलता चला गया। वो अंदर आया तो आशु जहाज़ी सा इस बेड पर सोई मिली। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। इसके सर पर प्यार करता ब्लैंकेट दुस्त करने लगा, जो आधा इसके ऊपर और आधा नीचे कारपेट के दर्शन कर रहा था। एक खूबसूरत लम्स ने आशु को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया तो पास की कुर्सी पर बैठा सिकंदर इसके बालों में उंगलियां चलाते इसे प्यार से देख रहा था। आप? वो फ़ौरन बेड पर दोस्ताना बैठे सिकंदर के हाथ पर जो कुछ देर पहले इसके बालों में चल रहे थे, इन्हें अपने हाथों में थामे बेसाख्ता चूम लिया। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तकरीबन 32 साल हुए इस जालिम दुनिया में। भाई जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वैसे भी आपसे सख्त किस्म की नाराज़ हूँ। सिकंदर के उल्टा जवाब देने पर वो इसे उंगली उठा के वार्न करती बेड से उतर के विंडो पर से पर्दे सरकाने लगी। अरे मेरी गुड़िया क्यों नाराज़ है? इसने आशु के कंधे पर हाथ रखे इसका रुख अपनी तरफ किया, जिसकी आंखों में वाज़ेह शिकवा था। मतलब हद ही है, क्या बेनियाजी है मेरे भाई की। यानी इन्हें पता ही नहीं कि इनसे क्या गुनाह सरजद हो गया। वाओ, 3 मंथ हो गए, आपको एक दफ़ा भी मेरी याद नहीं आई? एक कॉल तो क्या, एक मैसेज भी नहीं किया, और ना ही मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए। इसकी उंगलियों पर गिनवाने वाले अंदाज पर सिकंदर से मुस्कुराहट दबाना मुश्किल हो गया। इसके मुस्कुराने पर आशु इसे मारने के लिए बढ़ी तो दोनों हाथ उठाए वो सरेंडर कर चुका था। अच्छा बाबा सॉरी, वो अपने कान पकड़ते हुए बोला। बिजी था, वो मस्कीन सी सूरत बनाते हुए बोला। एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी, रेस्टोरेंट से अच्छा से डिनर। ओके डन, जब तुम चाहो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके फिर माफ़ किया। चलो बाहर चलते हैं, आंटी वेट कर रही होंगी। वो दोनों सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि सामने से आता जफ़र इन्हीं के पास है। वाओ अमेजिंग, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। जफ़र इससे बगल की रोता मिला बोला, जी जनाब, मैं तो बस 10 बजे का आया हूँ और अब देखो 3 बजने वाले। सिकंदर ने से टाइम दिखाते शर्मिंदा करना चाहा। यस बॉस, मुझे 11 बजे ही मम्मी की तरफ से अल्टीमेटम मिल गया था कि इनका प्रिंस तशरीफ़ ला चुका है, सो मैं 3 बजे घर पर आ जाऊँ। और अब हाजिर। वो तीनों हंसते और बातें करते डाइनिंग टेबल पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वाह क्या खुशबुएं हैं, लगता है आज सब कुछ आपके प्रिंस का फेवरेट। जफ़र ने नशिस्त पर बैठते हुए हाँक लगाई। ऑफ कोर्स, आज मेरा बेटा आया भी तो इतने दिनों बाद है। बीना बेगम खाना टेबल पर लगाते हुए बोली। मम्मी आपको पता है, आपका प्रिंस जो पहले बिजनेस की दुनिया का बादशाह अब बैरून मुल्क भी अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जफ़र के बताने पर खाना खाती मम्मी और आशी ने खुशी से सिकंदर को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमाया थी। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बेटे को। कैसा प्रोजेक्ट? आंटी हमारी कंपनी कुछ नई मशीनरीज और मटीरियल तैयार करी है। हम न्यू डिज़ाइंस एंड आइडियाज़ मुतारफ़ करवा देंगे कि इन मशीन्स और मटीरियल को कब, कहाँ और कैसे यूज़ करें। ये हमें कैसे फ़ायदा दे सकती है। बहुत जल्द फ़ॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग है, जिसमें हमारे बहुत से हरीफ भी होंगे। सब अपने आइडियाज़ बताएंगे। बट आई एम 100% श्योर दैट आवर कंपनी विल अचीव दिस प्रोजेक्ट डेफिनेटली। इंशाल्लाह मेरा बेटा ये अचीव करेगा। बीना बेगम के दिल ने सिकंदर को ऐसे हंसते रहने की दुआ दी। बेस्ट ऑफ लक ब्रो। थैंक्स आंटी, थैंक्स आशु। खाने के बाद चाय का दौर चला। चाय के बाद सिकंदर इजाज़त लेता उठा तो जफ़र भी इसके साथ हो लिया। सिकंदर से नज़रअंदाज करता चाह रहा था कि जफ़र इसके सामने जा खड़ा हुआ तो मजबूरन सिकंदर को रुकना पड़ा। सिकंदर, आई एम सॉरी, इस दिन जो ऑफिस में हुआ तुम ठीक कह रहे थे। वाकई मुझे कोई हक़ नहीं कि मैं तुम्हें किसी बात के लिए फ़ोर्स करूँ। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर ऐसे तो ऐसे से, मुझसे तुम्हारी नाराज़गी नहीं देखी जाती। अगेन आई एम सो व्हाट नॉनसेंस यार, क्या मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ? सिकंदर इसके गले लगते बोला तो जफ़र जैसे पुरसकून हो गया। लेकिन कुछ बातें मेरे बस में नहीं यार, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं। कभी कभी मुझे लगता है मेरे दिमाग की कुछ शरीयान फट जाएगी, मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे फोर्स ना किया करो प्लीज़। मैं कभी कभी तो इस घर में सुकून के लिए आता हूँ, तभी तो कहता हूँ हमारे साथ इसी घर में रहो। ओके चल पाए, चलता हूँ। वो इसकी बात को नज़रअंदाज करता मिल के गाड़ी में बैठ गया और हमेशा की तरह अपनी आंखों को गोगल्स के पीछे छुपा लिया। शायद इसकी अदा थी अपनी खूबसूरत आंखों को नज़र लग जाने का खतरा। इदा दी अखां दे विच ना बंदा उंगलियां मारे फड़ के, एडी नज़र लग जाने का खतरा। जफ़र इसे सी ऑफ करके के बाद अंदर की तरफ बढ़ गया। मुझे मामा के पास जाना है, मुझे छोड़ के मत जाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। मैं मर जाऊँगा मैं मेरी मामा के बगैर। मामा, मामा नहीं। ज़हरा खातून जो गहरी नींद में सो रही थी चीख की आवाज़ पर उठ बैठी। क्या हुआ, आप ठीक तो है? इन्होंने शाहनवाज रज़ा मीर के कंधे पर हाथ रखा, जो बेड पर बैठे कपकपा रहे थे और उनका चेहरा पसीने में से शराबूर था। शायद आज फिर किसी बुरे ख्वाब से डर गए थे। हाँ 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 ठीक हूँ मैं। वो ज़हरा खातून पानी का ग्लास ली इनके सामने बेड पर बैठ गई, जिसे कपकपाते हाथों से थामे वो एक ही सांस में खाली कर चुके थे। और पानी दूँ? वो सर को नफ़ी में हिलाते बेड की तरफ बैक से टेक लगाए, कमर टकाए, एक बाजू आंखों पर रखे, आंखें मूंद के। क्या हुआ, कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? हाँ ख्वाब था, बहुत बुरा ख्वाब।
वो आंखों से बाजू हटाए हकलाते हुए बोले जैसे अभी तक इस ख्वाब के ज़ेरे असर हो। वो इन्हें क्या बताते कि कोई ख्वाब नहीं हकीकत है, तलख हकीकत जो किसी खौफ की तरह इन्हें अपने शिकंजे में जकड़े हुए। आप आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूंके तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई बुरा ख्वाब नहीं आएगा और पुरसकून नींद भी आएगी। वो इनके हाथ अपने हाथों में लिए आहिस्ता आहिस्ता प्यार से दबाते हुए बोली तो अपनी इस खूबसूरत शरीक हयात को देखने लगे जिनके चेहरे पर एक सुकून था, एक इत्मीनान और यकीन था जो अब हाथ में तस्बीह लिए कुछ पढ़ के इन पर फूंक रही थी। शायद इनके सुकून के लिए वो ज़रा इस बात में हिलाते करवट लिए एक बाजू सर के नीचे रखे आंखें मूंद के तो ज़हरा खातून इन पर कंबल दुरुस्त करती दूसरी तरफ आकर सो गई। हेलो माय डार्लिंग फ्रेंड, निमशा ने पीछे से आते दादो के गले में बाहें डाले इन्हें प्यार से भेज लिए, जो बरामदे में अपने मखसूस तख्त पर बड़े तकिए से टेक लगाए, आंखों पर मोटे फ्रेम वाला चश्मा लगाए, हाथों में थाली चावल साफ कर रही थी। अरे हट मुई, किन्नी वारी तेन दसा मैनू ये डार्लिंग शार्लिंग ना बोलिया कर और ना ही हेलो हाय, सलाम सीधा सलाम करया कर। ए मुँहे अंग्रेज़ अपनी ज़बान दे के चले गए, खुद तो चले गए, पिछे साड़ी नौजवान नस्ल का बेड़ा करक कर गए। ना ही दीन का पता तो ना ही किसी दा लिहाज। दादा इसके बाजू को झटकते हुए अपने मखसूस पंजाबी अंदाज में से डांट रही थी, जो अब तख्त पे दादो के पास बैठी इनकी सलवातें सुनती इन्हें देख रही थी, जिनका चश्मा लगाने का अपना ही अंदाज था जो आंखों पर कम नाक पर ज़्यादा होता। अरे मेरी प्यारी दादो, मैं आपको भी मॉडर्न बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे आप फरफर इंग्लिश बोलें कि सबको पता चले कि रिमशा शाह ज़ेब रज़ा मीर की दादो मोहतरमा सुल्ताना बेगम कोई ऐसी वैसी खातून नहीं बल्कि बहुत ही मॉडर्न। वही अम्मी। इससे पहले कि रिमशा अपनी जज्बाती तकरीर जारी रखती, दादो की भारी छड़ी इसके कंधे पर अपना वार दिखा चुकी थी। उफ दादो, कितनी जालिम है आप, आज तक आप जैसी जालिम औरत नहीं देखी मैंने। पता नहीं दादा को आपसे कैसे प्यार हो गया था। मुझे तो लगता है इनका इतनी जल्दी इस दुनिया से जाना भी इसी जुल्म की कोई कड़ी है। रिमशा जब अपने कंधे को हाथ से सहलाती दबा रही थी, इसकी आखिरी बात पर अपनी मुस्कुराहट ना रोक पाई। अरे अल्लाह जन्नत नसीम करे तेरे दादा मरहूम को, वो तो मुझे अपनी शहजादी कहते ना थकते। हमारे प्यार की दास्तान तो हर तरफ मशहूर थी, लोग तो हमारे प्यार की मिसालें देते। ओए होए, दादी जज्बाती हो गई। निमशा अब तख्त पर लेटी सर इनकी गोद में रखे जिसमें दादो उंगलियां चलाती हमेशा की तरह इनकी दास्तान मोहब्बत सुन के हंस रही थी। अस्सलाम वालेकुम। साथ जो काफ़ी देर से बरामदे की सीढ़ियों पर खड़े दादी पोती का प्यार देख रहा था, बिलाकर सलाम करता आगे बढ़ा, दादी के सामने झुक गया तो निमशा सलाम का जवाब दिए फ़ौरन तख्त से उतर के फासले पर जा खड़ी हुई। जींदा रहे मेरा पुत्र, मेरी अक्खां दी ठंडक। दादो साथ को अपने साथ बिठाए प्यार और दुआएं देती रही और पास खड़ी रिमशा मुस्कुराती क्योंकि दादो अपने दोनों पोता पोती से बहुत प्यार करती थी। दोनों पोतों और पोती से बहुत प्यार करती थी। वो भी इन्हें हमेशा प्यार और इज्जत देते। कैसी आप दादो? सादिन के दोनों हाथ चूमता पूछने लगा, अब मैं चंगी होगी, अपने पुत्र को देख लिया ना, अब और जवान होगी। कितने दिनों के लिए आया मेरा बच्चा, और इस कोजे एहसन को भी ले आते, चक्कर लगा जाता। 1 महीना हो गया इसे, मेरी मुझ बुढ़ी दादी को तो छोड़ो, बीमार बाप को ही मिल जाता। बाप के नाम पर इनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बाबा को, कहाँ है वो? दादो मैं अभी आया बाबा से मिलके। साथ फ़ौरन बेचैन सा उठ बाबा के रूम में आया तो मामा पानी का गिलास था, मैंने मेडिसिन दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। बाबा वालेकुम अस्सलाम जान। साथ मामा के गले लगने के बाद बाबा की तरफ बढ़ा, जो बेड के पास पड़ी कैन चेयर पर बैठे इसे बरसों के बीमार लग रहे थे। सामने टीवी लगा था। बाबा कैसे हैं आप, क्या हुआ, तबीयत ख़राब है क्या आपकी? वो इन्हें मिलने के बाद कारपेट पर ही इनके सामने कदमों में बैठा इनके दोनों हाथ थामे पूछने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जान, कहाँ ठीक है आप, इतने वीक हुए पड़े हैं आप। मामा सच बताएं क्या हुआ बाबा को? मैं इनकी बात काटते हुए मामा के सामने जा खड़ा हुआ। प्लीज़ मामा, मैं तो इसे मोहब्बत करता हूँ और दिल की गहराइयों से करता हूँ। पिछले 1 साल से जब से इसे देखा है, मेरी नींद मेरा सुकून कुछ भी नहीं मेरा नहीं रहा। मैं इसको खुद को भी भूल बैठा हूँ। मुझे हर चेहरा इसका चेहरा नज़र आता है। तो फिर क्यों ठुकराया इसने मेरी मोहब्बत को? क्या कमी है मुझ में? क्यों मेरी मोहब्बत ड्रामा लगी इसे? क्यों किया इसने ऐसा? अब इसे नफ़रत है ऐसी सो कॉल्ड मोहब्बत से। एहसन अपने रूम में अपने जिगरी यार जैन के सामने बैठा अपनी मोहब्बत के ठुकराए जाने पर ज़ारो कतार हो रहा था। एहसन जैन ने इसके कंधे पर हाथ रखे इसे रिलैक्स करने की कोशिश की, जिसकी आंखें शिद्दत गम और रोने से लाल अंगारा बनी हुई थी। जैन, क्या मैंने कभी इसे फ्लर्ट करने की कोशिश की? कभी इसे गलत निगाह से देखा? कभी बच्चे बदतमीज़ी की? कभी इसे बेवजह फ्री होने की कोशिश की? जैन ने नफ़ी में सर लाया। नहीं ना, तो वो फिर अब्रू ज़मान को मेरी मोहब्बत सो कॉल्ड कैसे लगी? मैंने तो कभी इसे आँख भर के नहीं देखा कि कहीं मेरे महबूब की तौहीन ना हो। मैं तो किसी साए की तरह इसकी हिफाजत करता था। मेरी मोहब्बत तो बहुत पाकीज़ा और बनावट से पाक थी। इस मासूम बच्चे की तरह जो अपनी माँ के पेट से फ़ौरन बाहर आते, मासूम पाकीज़ा और किसी किस्म की भी बनावट से पाक होता है। कतरा कतरा आंसू इसकी आंखों से बहते अपने हाथों पर रखे जैन के हाथों पर गिर रहे थे। ऐसा नहीं, इसने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया ना, देखना वो कभी खुश नहीं रहेगी। जैन इसके आंसू पहुँचते हुए बोला। अल्लाह ना करे। ऐसा इसके हाथ झटकता फ़ौरन उठा, फासले पर जा खड़ा हुआ। अल्लाह ना करे जैन कि कभी वो नाखुश हो। मोहब्बत बद्दुआ तो नहीं देती। आप जिन से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं, आप इसे नाखुश होने की बद्दुआ कैसे देख सकते हैं? आप अपनी मोहब्बत के नाकाम होने पर इसे कैसे अपनी जैसी मोहब्बत के अंजाम की बद्दुआ दे सकते हैं? नाकाम मोहब्बत बदला तो नहीं मांगती,
मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम ही तो नहीं है। अगर मोहब्बत में हिजर मेरा नसीब है तो मैं ये हिजर भी काटने को तैयार हूँ। मैं अब्रू ज़मान की मोहब्बत में हिजर काटने को तो तैयार हूँ, लेकिन बद्दुआ देकर इसे सारी ज़िंदगी के लिए बेसुकून और दुखी नहीं देख सकता। हाँ, शायद मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा किसी की कोई गुंजाइश नहीं। ज़ैद खामोशी से अपने इस खूबसूरत दोस्त को बोलता देख रहा था, जिसका दिल भी इसकी तरह खूबसूरत था। इतनी बड़ी चोट के बाद भी एहसास जिंदा था। जैन चलता हुआ इसके पास आया तो वह जैन के गले लगे ज़ोर से रोने लगा। काफ़ी देर अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद वैसे दूर होते अपने आंसू साफ करते बोला, मैं परेशान और बेचैन ज़रूर किधर क्योंकि दिल टूटा है, लेकिन बहुत जल्द खुद को संभालने की कोशिश करूँगा। जैन के हाथ से ग्लास लिए वो एक घूंट पानी पीता ग्लास बेड साइड टेबल पर रख चुका था। मोहब्बत की तबीयत में ज़बरदस्ती नहीं होती, ना तो ये कैद होती है और ना ये कैद करती है। अता है ये तौफीक वालों को मिलती है। मोहब्बत खता नहीं होती, ना ही ये सज़ा में मिलती है। कहाँ जा रहे हो? वो गाड़ी की चाबी उठाता शिकस्ता कदमों से बाहर जाने लगा तो जैन की आवाज़ पर इसके कदम रुक गए। जैन चलता हुआ इसके सामने खड़ा इसे देखने लगा, जिसकी आंखों में एक सकूत था। बहुत कुछ खो देने के बाद एक गहरा सुकून की तलाश में। वो जैन को जवाब देता दरवाज़ा बूर कर गया। कितने चलना सुकून की तलाश च दस के जा। आबरू आबरू कहाँ है? आबरू। बाबा बेचैनी से बाहर निकले मामा से पूछने लगे। सैयदा बानो जो वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले धोती हया को पकड़ाती हुई इन्हें तार पर टांग रही थी। बाबा की बेचैन आवाज़ पे वो दोनों दौड़ती इन तक आई जो अपने कमरे से मुल्हिका कमरे में से देखते आबरू आबरू कहते अपने छोटे से बैठक नुमा ड्राइंग रूम में जा रहे थे। क्या हुआ ज़मान, क्या हुआ बाबा? मामा और हया इनकी बेचैनी को देखती फ़ौरन बोली, आबरू कहाँ है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? देखो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, मैं खुद जाता हूँ, देखता हूँ भला। बाबा जो बेचैनी से शहर में चक्कर काटते बार बार दरवाजे देखते टाइम देखते फ़ौरन गेट की तरफ बढ़े। क्लिक। इससे पहले कि वो दरवाजे तक आते आबरू दरवाज़ा खोलते अंदर आती इन तीनों को सहन में खड़ा देखकर आगे बढ़ी। खैरियत? आप तीनों ऐसे क्यों? कहाँ थी तुम? इतनी देर क्यों कर दी? मोबाइल भी बंद था तुम्हारा। मैं कितना बेचैन हो गया था। इससे पहले कि आबरू की बात मुकम्मल होती बाबा जल्दी से दरमियानी फासला अबूर करते इसे गले लगाए बेसाख्ता इसके सर को चूमते पूछने लगे। तो आबरू को महसूस हुआ जैसे वो किसी सायेदार दरख्त के नीचे खड़ी हो और इसे कोई धूप छू भी नहीं सकती। यही तो बाप की मोहब्बत होती, सब मोहब्बतों पर भारी। बाबा। आबरू ने इनका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया तो इसे इनकी आंखों में हमेशा वाला खौफ ही नजर आया और वही खौफ इसे भी परेशान करता और अब इनसे खौफ का सबब पूछने का पक्का इरादा कर चुकी थी। बाबा एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट कल हर सूरत सबमिट करवानी थी। वही कंप्लीट करते टाइम गुजरने का पता नहीं चला और मोबाइल रात को चार्ज करना भूल गई थी, इसलिए बंद हो गया। और अभी मुजाहत और सना ने ड्रॉप किया। आई एम सो सॉरी अम्मी पापा, मैंने बहुत परेशान किया आप लोगों को। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी। जाओ तुम फ्रेश हो लो और हया तुम खाना लगाओ जब तक मैं कपड़े धो के आती हूँ। अम्मी के कहने पर वे दोनों चली गई जबकि बाबा सहन में रखे तख्त पर पुरसुकून से बैठ के। बाबा आ जाओ। ज़मान साहब जो अलमारी में सर्दी है शायद कुछ ढूंढ रहे थे। आबरू की आवाज़ पर मुस्कुराते अलमारी बंद करके इस तक आए। आ जाए मेरा बेटा। वो आबरू को प्यार से कंधों से थामे बेड पर बिठा दे खुद भी इसके साथ बैठ के। अम्मी ईशा की नमाज अदा करी थी और आबरू को बाबा से बात करने का मौका मिल गया। नमाज पढ़ ली मेरे बेटे ने? किधर गया? और हया फ़हद किधर है, क्या कर रहे हैं? जी बाबा पढ़ ली। हया भी नमाज़ पढ़ी और फ़हद कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। बाबा एक बात पूछूं? इसने जवाब देते हुए इनसे इजाज़त ली। मेरे बेटे को इजाज़त की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? आप बिला इजाज़त हर बात पूछ सकती हैं। वादा करें आप बताएंगे। आबरू ने इनकी टांगों में बैठे हाथ इनके सामने किए। वादे लेना चाहा तो मुस्कुराते हुए हाथ थाम गए। वादा? बाबा वो खौफ क्या है जो हर वक्त आपकी आंखों में मेरी गैर मौजूदगी में होता है? मेरे घर से बाहर होने पर आप बेचैन क्यों हो जाते हैं? कुछ नहीं। बाबा जो मुस्कुराते हुए इसे देख रहे थे, इन्हें ऐसे सवाल की तवक्का नहीं थी। इसके हाथ झटकते कमरे में मौजूद सिंगल खिड़की के पास जा खड़े हुए। बाबा आप मुझे टाल नहीं सकते, आपने वादा किया। आबरू ने इनके सामने साथ खड़े हुए इनकी आंखों में आंखें डाले अपनी बात पर जोर दिया। आबरू बस मुझे इस ज़माने से खौफ आता है। तुम अकेले यूनिवर्सिटी जाती हो, लोग का कोई भरोसा नहीं, हर तरफ वहशी भेड़िए घात लगाए बैठे। तो क्या मेरा खुद खौफज़दा होना गलत है? समान साहब ने इसे सरसरी से जवाब देते हुए टालना चाहा तो इनके इस बेबुनियाद झूठ पर भड़क उठी। हाँ गलत है, ये झूठ बोल के टाल रहे हैं आप, मुझे सिर्फ सच सुनना है। यही सच है। इन्होंने अपनी बात पर जोर दिया। ये सच नहीं है बाबा, नहीं है ये सच, क्योंकि इस दुनिया में मैं वहाँ लड़की नहीं जो 2-3 पॉइंट बदल के अकेली यूनिवर्सिटी जाती है। मैं ही अकेली नहीं कि हर वहशी दरिंदा मेरी घात लगाए बैठा हो। सिर्फ मैं ही नहीं जो अकेली घर से निकलती हूँ बाबा, हज़ारों लाखों बेटियाँ ऐसी हैं। इन सब के बापों के दिलों और आंखों में तो कोई खौफ कंटली मारे नहीं बैठा जैसा आपका। और वो जो बगैर रुके बोल रही थी चलती हुई इनके सामने खड़ी हुई। चले मान भी लिया कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो फिर हया भी तो आपकी बेटी, वो भी तो अकेली कॉलेज जाती है। इसके अकेले जाने पर तो आपके दिल और आंखों में कोई खौफ नहीं होता। इसकी गैर मौजूदगी में तो आप माही भी आपकी तरह नहीं तड़पते। इसने आंखें नजर इनके चेहरे पर फोकस किए, इनके चेहरे का तार चढ़ाव देखते हुए पूछा, बताएं पापा ऐसा क्यों है? तुम जा सकती हो आबरू। ज़मान अहमद जो काफ़ी देर से खामोश खड़े इसकी बातें सुन रहे थे, एक खामोश नज़र आबरू पर डाले बगैर इसके किसी सवाल का जवाब दिए इसे जाने की इजाज़त दी और चलते हुए बेड पर बैठ गए। बाबा अगर कोई डर है भी आपको तो प्लीज़ बताएं ना, कोई हल निकालेंगे, शेयर तो करें। आबरू भी इनके पैरों में बैठी हाथ इनके घुटनों पर रखे इत्मीनान से बोली।
तो उन्होंने अपनी नज़रों का रुख मोड़ लिया। बाबा, आपका एतबार है ना अपनी बेटी पर? बाबा, क्या आपको कोई माजी? चिटाख! इससे पहले कि आबरू की बात मुकम्मल होती, ज़मान अहमद का हाथ इसके मुंह पर अपने निशान छोड़ गया। नहीं एतबार तुम पर, बहुत सर चढ़ गई हो तुम। ठीक कहती है तुम्हारी माँ, जितनी तुम्हें ढील दे रखी है, इतना तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो। तुम्हारा बाप होने के नाते क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुम लोगों के लिए परेशान हो सकूँ? बहुत जल्द रिश्ता ढूंढ के तुम्हारी शादी करता हूँ। अपने बच्चे होंगे तो फिर तुम्हें एहसास होगा माँ बाप की परेशानी क्या होती है। बाबा क्या कह रहे थे आबरू को सुनाई ना दिया। वो तो सिर्फ मुंह पर हाथ रखे होंक बनी बाबा को देख रही थी, जिन्होंने कभी से फूलों की छड़ी से भी न छुआ था, और आज थप्पड़। वो अपनी सिसकी का गला घोंटते मुंह पर हाथ रखे भागती हुई कमरे से निकल गई। आबरू, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने बेटे पर हाथ कैसे उठा सकता? मुझे तुमसे नहीं, इस जावियार से डर लगता है। वो मुझे ढूंढ लेगा और तुम्हें भी मुझसे छीन लेगा। मैं तुम्हें सच बता के तुम्हारी नफरत ना सह पाऊंगा। माफ़ कर देना अपने बाबा को अभी। आबरू के जाते ही ज़मान अहमद के रुके आंसू कतरा कतरा बहने लगे। मैं क्या ना कोई जान चाड़िया होया। हेलो एएसपी मुस्तफ़ा तलाल साहब, कैसे मजाज हैं आपके? हाँ, हाय सिकंदर, आई एम गुड, तुम कैसे? आई एम ऑल्सो फाइन। कहाँ? ऑफिस में एक बहुत बड़ा केस है, आजकल इसी पर काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुजरिम सलाखों के पीछे होगा। सिकंदर के पूछने पर इसने तफसीली जवाब दिया। उन्होंने पूछा तो कोई नहीं सी वैसे। मुस्तफ़ा, सिकंदर और ज़फ़र तीनों बहुत अच्छे और एक दूसरे पर जान देने वाले दोस्त थे। ज़फ़र डॉक्टर, मुस्तफ़ा पुलिस में, जबकि सिकंदर बिजनेस की दुनिया का बादशाह माना जाता। अलग अलग फील्ड में होते हुए भी तीनों की दोस्ती मिसाली थी। मेरे काम का क्या बना? काफ़ी देर बाद सिकंदर ने अपने मकसद की बात पूछी। यार, ऊपर से ऑर्डर आ गया था, सो मैं इसी में बिजी हो गया। बहुत जल्द पता करवाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें कंफर्म है ना इसका नाम ज़मान अहमद है? तला ने तस्दीक चाहिए। अल्लाह, आज ये पीछे पे आओ दे। सही सही सही, यस, ये नाम मैं कभी भी नहीं भूल सकता। बहुत जल्द इसकी फैमिली की रिपोर्ट मुझे दो और कोई भी छूटा केस बना के इसे अंदर करो। ओके, ऐसा ही होगा जैसे तुम चाहते हो। बहुत जल्द तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी। तलाल ने पूछना फ्यूजूल समझा कि वैसा क्यों करे, क्योंकि इसे पता था कि सिकंदर कुछ नहीं बताएगा। वो एक बंद कर लिया जो पर दर परत खुलेगी। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें ज़मान अहमद, एक एक जुल्म का बदला चुकाना होगा तुम्हें। फ़ोन रखने के बाद अपने दोनों हाथ ज़ोर से टेबल पर मारे। इसके हाथों में दर्द की शदीद लहर उठी, लेकिन इसके दिल में लगी आग फिर भी कम ना हुई। तो वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। टिक टिक टिक, टक टक टक। दरवाजे पर नॉक हुई तो अपने जज्बात पर कंट्रोल करता चेयर पर रिलैक्स बैठा फाइल खोल चुका था। यस, अस्सलाम वालेकुम भाई। इजाज़त मिलने पर आशु अंदर आई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी गुड़िया कैसी है? सिकंदर इसे अपने साथ लगाए सर पर प्यार करने लगा। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो चलती हुई इसके सामने चेयर पर जा बैठी। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया को? सिकंदर ने भी अपनी मखसूस चेयर पर बैठते पूछा। उफ, मैं इतना बोर हो रही, कोई एक्टिविटी नहीं। आप और भाई भी बिजी, मामा अपनी एनजीओ में होती हैं और बाबा वैसे ही अमेरिका गए हुए हैं। पहले मैंने सोचा भाई के हॉस्पिटल जाती, लेकिन उफ, मेडिसिन की बदबू। फिर सोचा क्यों ना आपको शर्फ़ मुलाकात बख्शा जाए। ओहो, फिर तो तुम वाकई बहुत बोर हो रही थी। अच्छा किया यहाँ आके। चलो आओ बाहर चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग, और फिर बाहर से डिनर करके मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ सिर्फ 15 मिनट दो मुझे, मैं 2-3 मेल्स चेक कर लूँ। वो इसे अपना सारा प्रोग्राम बताता लैपटॉप पे मेल्स चेक करने लगा। ओके, आशु से जवाब देती चेयर से उठती ऑफिस का जायज़ा लेने लगी, जहाँ इसके मुड़ते ही एक साइड पर वाइट एंड ब्राउन सोफ़ा सेट रखा गया था, जिसकी साइड्स पे छोटी छोटी टेबल्स रखी, इस पर बेशकीमती डेकोरेशन पीसेस पड़े थे, और दरमियान में शीशे की बहुत बड़ी मेज़ टेबल थी, जिसके ऊपर बहुत स्टाइलिश ऐश ट्रे पड़ा हुआ अपनी कीमत का मुंह बोलता सबूत था। सामने दीवार पर पैनासोनिक का बहुत बड़ा साइज़ एलईडी लगाया गया था। दीवारों का कलर भी वाइट एंड ब्राउन ही था, और इसके राइट पर बहुत बड़ी विंडो थी, जिस पर वाइट ही जालीदार पर्दे लटक रहे थे, और विंडो से बाहर देखने पर दूर दूर तक जाती सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ती नजर आती। वो विंडो का नज़ारा करती मुड़ी तो इसके सामने एक बहुत खूबसूरत जहाज़ी साइज़ मेज़ थी, जिस पर लैपटॉप, फाइल्स, एक खूबसूरत सा पेंसिल्स बॉक्स और एक तरफ इंटरकॉम रखा गया था। मेज़ के सामने बड़ी रिवॉल्विंग चेयर थी, जिस पर बैठा सिकंदर अपने लैपटॉप पर बिजी था। मेज़ की दूसरी तरफ भी 2 स्टाइलिश सी चेयर रखी थी, और छत से लटकता बहुत ही कीमती और खूबसूरत सा फानूस रोशनियाँ बिखेरता ऐसे मालूम होता जैसे ज़मीन पर सितारे उमड़ आए हों। ये ऑफिस बिलाशबा इसके मालिक की आला ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। येस, आई एम फ्री नाउ, चले? सिकंदर लैपटॉप बंद करता इस तक आया तो अपने ख्याल से चौंकी। हाँ जी, बट एक शर्त पे। क्यों भाई, अब क्या शर्त है? अपने कोट बाजू पर रखे इसके सामने मेज़ पर टेक लगाए इसे देखने लगा, जो ब्लैक लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार पजामा पहने पर शोल्डर कट बाल जो खुले छोड़े हुए थे और गले में लटकते दुपट्टे के साथ इसे शराइत बुराती बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो इसे अजीज़ भी बहुत थी। वो शर्त यह है कि आप मुझे गुड़िया नहीं कहेंगे। और ये क्या गुड़िया? गुड़िया, इतना हैंडसम और खूबसूरत लड़का साथ हो तो गुड़िया कहता अच्छा लगेगा? उफ, लड़कियां वैसे भी आप पे मरती हैं, तो आप जब मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के साथ आपको देखेंगे तो जल भून के कोयला हो जाएंगी। हा हा हा। इसकी बात पर सिकंदर का फलक शगाफ कहकर बुलंद हुआ। उफ आशु, तुम्हारा कोई हाल नहीं। हाँ ना भाई, क्या खाक मज़ा आएगा जब आप गुड़िया गुड़िया करेंगे और लड़कियां मुझे आपकी बहन तस्वर करते और फूलने की कोशिश करेंगी। इसे सिकंदर की तरफ देखते हुए कहा हंसते हंसते, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ओके डन, हाँ हाँ हाँ, चलो। वो दोनों हंसते हुए चले गए। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, ए रब्बे कायनात, ए खाल के दो जहां, हम बहुत गुनाहगार, बदकार और ख़ताकार हैं।
हमारी ख़ताओं को बख्श दे, हमसे जाने अनजाने में जो गुनाह सरज़द हो चुके हैं इन्हें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हर भटके हुए को सिरात मुस्तकीम दिखा। ए अल्लाह, तू तो दिलों के भेद खूब जानता है, तू तो शहरक से भी करीब है, तू ही मेरे दिल का हाल जानता है। ए अल्लाह, मेरे दिल को सुकून अता फरमा। ए अल्लाह, तेरी नज़र करम का क्या कहना, हम गरीबों पर भी अपने करम की बारिश कर दे। हम तेरे ही मोहताज हैं, हमारी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमसे राज़ी हो जा मेरे मालिक, हमसे हर भूल को माफ़ फरमा दे, हमारे दिलों पे मौजूद बोझ को हटा दे। ए अल्लाह, हम सब की इज़्ज़तों को महफूज रख। आमीन या रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। बड़ी अच्छी दुआ लिखी हुई है। ज़ैनबी, कुछ औरतें आई हैं। ज़ैनबी नमाज के बाद गिड़गिड़ाते दुआ मांग रही थी जब आसिया ने इन्हें कुछ औरतों के आने की इतला दी। अच्छा, तुम इन्हें सहन में बिठाओ, मैं आती हूँ। आसिया के जाते ज़ैनबी जाए नमाज तय करती, पास पड़ी छोटी सी टपाई पर रखती, बाहर निकल आई, जहाँ छोटे से सहन में बिछाई दरी पर कुछ औरतें बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैनबी इस्लाम करती एक मोड़े पर बैठ गई तो इसने इनके सलाम का मुश्तरका जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप ज़ैनबी? करम इस पाकज़ात का, वो जिस हाल में रखे। आप कैसी हैं? हम भी ठीक है ज़ैनबी। ज़ैनबी, आज आपसे बात करने को दिल चाहा तो हम सब आ गए। इनकी बात पर ज़ैनबी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सभी मेरी बहनें बेटियाँ। ज़ैनबी, ये तो आपका प्यार और इज़्ज़त है जो हम सबको जोड़े हुए, वरना लोग का तो किसी का सलाम का जवाब भी ज़रूरी नहीं समझते। ये तो सिर्फ आपके प्यार, हुस्न अखलाक और दीवी तालीम का असर है जो पूरे मोहल्ले को एक साथ रखे हुए। क्यों बहनों, ठीक कह रही हो ना मैं? इनमें बैठी एक औरत ज़रीना ने सबकी तायीद चाहिए। हाँ हाँ ज़रीना बहन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस बेटा, ये सब आप लोगों का प्यार और मेरे मौला का करम है, वरना मैं क्या, मेरी औकात क्या। मुबशरा बेटे, अब आपके खावंद का रवैया कैसा है आपसे? जी ज़ैनबी, आपके समझाने का असर है, पहले की तरह ना मारता ना ही गाली गलौज करता और बच्चों से भी बहुत प्यार करने लगा। ज़ैनबी के पूछने पर मुबशरा ने बताया। वो बहुत खुश थी। माशाल्लाह बेटा, मैंने इसे भी बहुत समझाया था और तुम्हें भी कहा था कि बेटा, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता इतना खूबसूरत बनाया, इतना नाजुक भी। अल्लाह पाक ने कहा कि 3 बोलों में इतनी वुसअत पैदा कर देते हैं कि इस रिश्ते में बनने वाले 2 अफराद इसको महसूस किए बिना नहीं रह सकते। एहसास और मोहब्बत से बना ये रिश्ता इतना पायदार होता है कि दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं तोड़ सकती। और यह एहसास इतना खूबसूरत एहसास है कि बेशक अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि मर्द को औरत की पसली से पैदा किया गया, बेशक जो इंसान जैसा होता है इसके लिए वही जोड़ पैदा किया गया जैसा वह खुद होता है। और बहैसियत मुसलमान हमें इस्लामी तालीमात और कुरान मजीद का गौर व खौस के साथ मुतालिया करना चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता एहसास से भरपूर रिश्ता है, लेकिन कभी कभी ये रिश्ता इस इंतहाई बदसूरती तक पहुँच जाता है जब 2 अफराद के दरमियान गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। बात तब बिगड़ती है जब 2 अफराद एक दूसरे की जिम्मेदारियों को नहीं समझते और अपने फ़राइज़ अदा करने के बजाय अपने हकूक़ पर लड़ने लगते हैं, बिना ये सोचे कि इसका एक का हक दूसरे का फ़र्ज़ भी है। लेकिन हम ख़वातीन को शक करने की आदत होती है, क्योंकि हम नाक़ुसुल अक्ल होती हैं। हम ही घर को जन्नत बनाती है और हमारी वजह से घर उजड़ सकता है अगर हम दूसरों की बातों में आके सही गलत की पहचान भूल जाएं। बीवी को अपने शौहर की हर मजबूरी को समझना चाहिए। अगर वो इसे अच्छा नहीं तो अगर वो बहुत अच्छा नहीं तो कम अच्छा तो खेला रहा है ना। तो बेटा, तुम भी अपने शौहर का सोचो, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारे बच्चों के लिए कर रहा है, कम या ज़्यादा। अगर तुम्हारी पड़ोसन के पास ज़्यादा पैसा और तुम्हारे पास कम है तो इसे देख के तुम अपना घर तो तबाह नहीं कर सकती ना। एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा शुक्र की क्या बात होगी कि इसका शौहर इसे 4 दीवारी के अंदर हलाल रिज़्क़ खिला रहा है। लिहाजा बेटा, तुम्हें भी यही कहूँगी, समझौता करना और सब्र करना सीखो, ज़िंदगी सहल हो जाएगी। अल्लाह पाक हर एक बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन। और इसे अपने घर में इज़्ज़त, मोहब्बत और सब्र के साथ रहने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सभी औरतें ज़ैनबी को महफ़ सी देख रही थी, जो इन सब के प्यार से इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में ऐसे बता रही थी जैसे मुँह से फूल छिड़क रही हूँ। ज़ैनबी नमाज टाइम में दुपट्टा लिए थी। इनके चेहरे पर एक नूर सा फूटता था जो एक बार इनको सुनता इनकी बातों का गर्वेदा हो जाता। जी ज़ैनबी, आइंदा मैं अपने बंदे को कभी तंग नहीं करूँगी और ना ही कभी इसे शिकायत का मौका दूँगी और हर हाल में अपने रब की शुक्रगुज़ार रहूँगी। मुबशरा ज़ैनबी की टांगों में बैठी इनके दोनों हाथ चूमते हुए बोली, खुश रहो बेटा। ज़ैनबी ने इसकी पेशानी पर बूसा देते हुए कहा, जिसका जवाब सबने मुश्तरका दिया, आमीन। अच्छा ज़ैनबी, इजाज़त, बच्चों का स्कूल से अब आने का टाइम हो चुका है। काफ़ी दिगर मसाइल पर रहनुमाई के बाद सभी इजाज़त चाहिए। अच्छा बेटा, फिर भी लाजमी आना। जी ज़ैनबी, ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बाबा को क्या टेंशन हो सकती है? ऐसी क्या बात है जिनकी डिप्रेशन की वजह बनती है? कहाँ से ढूंढूं मैं इन वजूहात को जिनकी वजह से बाबा एक अरसा से रातों को डर से जाते हैं? बाबा से भी नहीं पूछ सकता, मामा ने मना कर दिया। उफ़ खुदा, कोई तो रास्ता बता। साल अपने बेड पर बैठा अपनी पेशानी मसलता मसलसल बाबा के बारे में सोच रहा था कि रिमशा नॉक करती अंदर आ गई। साथ बड़ी माँ ने चाय भेजी है। थैंक्स रिमशा, बैठो। साल ने चाय इसके हाथ से लेते हुए बेड साइड टेबल पर रखते हुए सामने पड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया। अब बताएं, ये अचानक आप कैसे नाजिल हो गए, जबकि कल आपसे बात हुई तब तो जिक्र नहीं किया? रिमशा ने बैठते ही पूछा। एक्चुअली यहाँ करीब एक साइट एरिया देखना था, काम जल्दी ख़त्म हो गया तो सोचा घर से होता जाऊँ और चाचू से भी कुछ डिस्कशन करनी थी, बट मामा बता रही कि चाचू तो कराची गए हुए हैं। जी बाबा कराची गए हुए हैं, कह रहे थे कोई ऑफिस का काम, मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, रिमशा ने जवाब देते हुए कहा।
साद उनकारा भरते हुए चाय पीने लगा। जब रिमशा ने एहसन का पूछा, साद एहसन क्यों नहीं आया? 3 हफ्ते हो गए, इसने एक चक्कर भी नहीं लगाया। 2-3 दिन से कॉल भी नहीं पिक कर रहा। हाँ, इसका लास्ट सेमेस्टर ना तो बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ दिनों तक चक्कर लगाएगा। साद ने अपनी इस क्यूट सी कज़न को देखते हुए कहा, जिसे इन दोनों भाइयों से बहुत प्यार था। और तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? मेरे तो पेपर्स हो भी गए, सो आजकल मैं फारिग दादों से घरदारी सीख रही। रिमशा की घरदारी वाली बात पर साद मुस्कुरा दिया। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें, जो घरदारी तुम सीख रही। हाँ, अलबत्ता ये कहती कि दादा को मॉडर्न बनाने की नाकाम कोशिश करी तो शायद मैं मान भी लेता, साद ने शरारत से कहा। तो रिमशा प्यार के बेतहाशा जुगनू आंखों में समोई से देख रही थी। साद फ़ौरन नजर चुरा गया। चची कहाँ है? मामा और बड़ी माँ किचन में। ओके चलो, मैं ज़रा चची से मिल लूँ, फिर सुबह मुझे जल्दी निकलना, ऑफिस भी जाना है। सादे से खाली कप पकड़ाते हुए बोला। तो रिमशा सरस बात में हिलाती साथ बोली। सिकंदर और आशु घूमने फिरने और शॉपिंग के बाद रेस्टोरेंट आए तो कोने में एक टेबल के पास आए। सिट डाउन माई लेडी, सिकंदर ने आशु के लिए चेयर पीछे करते हुए कहा। हा हा हा, थैंक यू थैंक यू। आशु ने मुस्कुराते हुए चेयर संभाली तो सिकंदर भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया। क्या खाओगे? आज आपके रहमो करम पर, आप जो भी खिला दें। आशु की बात पर मुस्कुराते हुए सिकंदर ने ऑर्डर लिखवाया। जब इसका फ़ोन बजने लगा। अच्छा आशु, जब तक वेटर डिनर सर्व करता है मैं कॉल सुन के आया, बहुत ज़रूरी कॉल है। जी भाई। वो मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी जहाँ से सिकंदर बाहर गया कि इसकी नज़र इसी दरवाजे से अंदर आते लड़के पर पड़ी तो गोया वो नजरें झपकना भूल गई। वो लड़का इनकी टेबल से 3 टेबल छोड़ता हुआ अगले टेबल पर बैठ गया और मोबाइल और कार की चाबी अपने सामने टेबल पर रखते अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर मुंह से लगाकर लाइटर से सुलगा चुका था। इसके बैठते वेटर इसके पास आते बोला, यस सर। जिस पर वो लड़का एक सर्द निगाह वेटर पर डालता हाथ के इशारे से जाने का इशारा करते एक बार फिर सिगरेट का कश लेने लगा। आशु महफ से इस लड़के को देखने लगी। ऐसा नहीं था इसने कभी हसीन लोग ना देखे थे या वो कोई दिल फेंक लड़की थी, लेकिन कोई शख्स सिगरेट पीता हुआ इतना हसीन भी लग सकता है कि इसे आज मालूम हुआ था। होए होए, मैं तो सिर्फ सिगरेट पींदा कुछ देख ला, कोई सूटे लांदा, मेरा दिल करता चंड मारा रख के ते इनू हसीन लग रहा। दो लाना तेरे ते। लेकिन कोई सो सॉरी आशु, कॉल थोड़ी लंबी होगी। कोई नहीं, तू थोड़ी होर लंबी कर लेंदा। उत्थे वो अपनियां वो ताड़ रही सी बैठी मुंडा। हेलो, हाँ हाँ हाँ। आशु इस लड़की को देखने में इस कदर महफ थी कि सिकंदर ने इसकी चुटकी बजाई। कहाँ गायब हो? कुछ नहीं, वो बस। आशु बढ़ाते हुए बोली, चलो खाओ। सिकंदर ने बिरयानी प्लेट में डालते हुए प्लेट इसके सामने रखते हुए कहा। सिकंदर बहुत रगबत से खा रहा था जबकि वो प्लेट में सिर्फ चम्मच हिलाती एक एक दाना चुन रही थी। इसका सारा ध्यान इस लड़के की तरफ था जिसके सामने मेज़ पर बड़ा एस्ट्रे सिगरेट के राख से भरा पड़ा था। आशु ने सोचा वो लड़का कुछ मंगवा क्यों नहीं रहा, सिर्फ कश पे कश लिए जा रहा है। ये क्या आशु, अभी तक तुमने नहीं खाया? जल्दी ख़त्म करो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ, फिर मुझे कहीं इंपॉर्टेंट जाना है। सिकंदर ने टिश्यू से हाथ साफ करते से टोका। जी भाई। खाने के बाद वो जाने लगी तो आशु ने बेसाख्ता इस टेबल की तरफ देखा जहाँ कोई नहीं था। वो लड़का सवाए सिगरेट जैसे जहर के कुछ भी खाए बगैर वहाँ से जा चुका था। अजीब शख्स था, आशु सोचती रहेगी। सिकंदर से घर ड्रॉप करता तलाल की तरफ चला गया। मुझे लगता कहीं वो ऐसा ना हो जिन्होंने मोहब्बत दुख मिले। आब्रू पीरियड लेने के बाद लॉन में एक दरख्त के नीचे बैठे स्टूडेंट्स का जायज़ा लेने लगी जहाँ बहुत से तलबा कैंटीन की तरफ जा रहे थे। बहुत से एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में क्लासेस लेने, जबकि बहुत से तलबा टोलियों की सूरत में बैठे खुशकपियों में मसरूफ़ थे। आहद और सनाज यूनिवर्सिटी नहीं आए तो इस बात का पता इस यूनिवर्सिटी आने के बाद चला। अगर इसे पता होता तो वो भी छुट्टी कर लेती। हाय, वैसे ये बहुत बड़ा दुख है कि आप चले जाओ तो दोस्त ना आए। लेकिन नहीं, अगर इसे पता भी होता तो वो बिल्कुल भी ऑफ ना करती, क्योंकि आज पापा भी छुट्टी पे थे। आज के दिन शायद इसकी किस्मत में बोर होना लिखा था। इस दिन के बाद इसकी अपने बाबा से बातचीत तकरीबन बंद थी। वो अपने बाबा से सख्त नाराज़ थी क्योंकि इन्होंने इस पर हाथ उठाया था, फिर भी इसे मनाने की बजाय मुसलसल इग्नोर कर रहे थे। बाबा का रवैया सोचते हुए इसकी आंखें भर आई। इसने अपने आंसू पहुँचते हुए सामने देखा तो एहसन अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहा था। एहसन को वो भी इस दिन के बाद आज देख रही थी। पिछले दिनों वो तबीयत नासाज होने की वजह से छुट्टियों पर था। ऐसा इसे हाथ की ज़बानी मालूम हुआ। एहसन इस दुश्मन जहाँ को देख चुका था। आज काफ़ी रोज़ बाद वो खुद को संभालते हुए यूनिवर्सिटी आया था, लेकिन इसे इग्नोर करता आगे बढ़ गया। शायद इसे मुखातिब करके खुद को इसके हाथों मजीद जलील होने की हिम्मत इसमें नहीं थी, जबकि दूर खड़ी दो आंखें ये मंजर देखने के बाद मुसलसल आबरू को नफरत से देख रही थी। आबरू अपने ख्यालों में इस कदर महव थी जैसे जब किसी के चुटकी बजा के मुखातिब करने पर इसकी नज़रों का इर्तिकास टूटा। तो सामने ज़रमीन शेख अपने फ्रेंड्स बेला, जिमी, शर्जील और जारून के साथ खड़ी नफरत भरी नज़रों से इसके चेहरे पर गाड़ी खड़ी थी, जैसे इन नज़रों से आबरू जुबान को जला के भस्म कर देना चाहते हो। जी फरमाइए। आबरू दोनों हाथ सीने पर लपेटे आंखें इसकी आंखों में गाड़ी खड़ी हो गई। ऐसा रज़ा मीर से दूर रहो। हा हा हा, इंटरेस्टिंग। और कुछ या मैं जाऊँ? मेरा टाइम इतना फालतू नहीं। अब इस्तज़ाई अंदाज में हंसते हुए जाने लगी। जब ज़रमीन शेख ने इसके सामने आते हुए रास्ता रोका तो मजबूरी में से रुकना पड़ा। मेरी बात सुने बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? ज़रमीन शेख इसे उंगली उठाते वार्न करती चीखी। आवाज़ और उंगली नीचे, क्योंकि ऊंची आवाज़ में किसी के बाप की भी नहीं सुनती और उंगली तोड़ना मेरा शौक है। अब्रू इसकी उंगली नीचे करते झटका दे के छोड़ते हुए बोली।
तो ज़रमीन के मुंह से बेसाख्ता सीख की आवाज़ निकली। तुम समझती क्या खुद को? आखिर है क्या तुम्हें? इज़्ज़त, हया, पाकीज़गी। मुझ में इज़्ज़त, हया और पाकीज़गी है जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल नापैद है ज़रमीन शेख। ज़रमीन ने आगे बढ़ते हुए उंगली इसकी तरफ उठाई थी कि कुछ देर पहले की आबरू की वार्निंग ने इसे जल्दी नीचे करने पर मजबूर कर दिया। हद नहीं होगी। वैसे चलो यार ठीक है, तुम्हारे पास इज़्ज़त, हया और पाकीज़गी है, तुम खुद को बहुत ही कोई तोप चीज़, लेकिन इसमें खुद को इतनी तोप चीज़ समझने का क्या सवाल पैदा होता है? ठीक है, तुम जो भी हो, तुम अच्छी हो, तुम उसका करैक्टर बुरा हो, जो भी है वो अपने घर पे है, तुम्हें नहीं पसंद है तो दफ़ा करो। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे आराम से बोली, और जब ये तीनों चीज़ें ही तुम में ना रहे आबरू जमा चाह। अभी ज़मीन की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि आबरू का हाथ इस पे उठ गया। यू बिच। ज़मीन गुस्से से पागल होती आबरू को मारने के लिए आगे बढ़ी तो बेला, शर्जील और जिमी ने इसे काबू कर लिया। छोड़ो मुझे, मैं कत्ल कर दूंगी इस बिच को। इसने ज़रमीन शेख पर हाथ उठाया। मुझ पे? हाउ डियर शी स्लैप मी। जानती नहीं है मुझे? मैं तुम्हें एहसन को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। जिद बन चुका है वो मेरी। ज़रमीन गुस्से से चीखते अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो समझो ये जिद भी तुम हार चुकी। हा हा हा। अब्रू ज़मीन शेख की रूह में आखिरी कील ठोंकती हंसती हुई चली गई, क्योंकि इसे ज़मीन को सुलगाने में मज़ा आ रहा था। अपने पीछे से ज़मीन की गालियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो इसे इग्नोर करती हंसते हुए यूनिवर्सिटी गेट पार कर गया। आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स की तमाशा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी ने आगे आने की जरूरत न की, क्योंकि हर कोई ज़मीन शेख के बैकग्राउंड से वाकिफ़ था। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैं बार बार यहाँ आ रही? या अल्लाह, कहाँ ढूंढूं मैं इसे? एक्सक्यूज़ मी मैम, एनी प्रॉब्लम? वो जो बार बार रेस्टोरेंट में अंदर बाहर चक्कर लगा रही थी कि आखिर मैनेजर को इसे रोकना पड़ा। नो नो सर, आशु ने अटकते हुए जवाब दिया। तो मैनेजर की नज़रें से अपने ऊपर एक्सरे की तरफ फिट होती महसूस हुई। तो क्या आप पागल हैं? मैनेजर ने सर्द आवाज़ में पूछा। जी, मेरा मतलब है नहीं सर, वो मैं बीबी। आप मुसलसल 5 दिनों से ऐसी मशकूर हरकतें करती हुई देखी जा चुकी हैं। सो शराफत इसी में कि सीधे सीधे बता दें कि क्यों आ रही हैं आप ऐसे, वरना आई एम सो सॉरी सर, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मुझे किसी की तलाश है। इससे पहले कि मैनेजर इसलिए मैं यहाँ रोज़ आती हूँ। सर प्लीज़, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? इससे पहले कि मैनेजर इसे मशकूक समझते हुए कोई एक्शन लेता, आशु ने फ़ौरन वजाहत देते हुए इसे चोर नज़रों से देखते हुए रिक्वेस्ट की। जी, कैसी हेल्प चाहिए आपको? मैनेजर को हुलिये से वो किसी शरीफ घर की लड़की लगी, इसलिए फ़ौरन मदद की पेशकश की। थैंक यू सर। वो तकरीबन 10 दिन पहले वो वहाँ इस टेबल पर एक लड़का आके बैठा था। इसने खाया कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिगरेट पीता रहा। आशु जो जोश से सामने वाली टेबल की तरफ इशारा करते हुए से बता रही थी कि एकदम से मैनेजर ने इसे टोका। तो मैनेजर को इस लड़की की जहनी हालत पर शक गुजरा। तो ये सर, जहनी हालत थी वाकई मशकूक का। कि मुझे इस लड़के की मालूमात चाहिए। मतलब कौन, क्या नाम वगैरह? वो बोली। जाओ जाओ बीबी, यहाँ रोज़ हज़ारों लोग आते हैं, अब क्या हम हर किसी की मालूमात रखते रहें? अजीब पागल लड़की है। वो टेबल, लड़का, सिगरेट, आ जाते हैं दिमाग खाने। वोंग बनी मैनेजर को देखती थी जो इसे जाने का कहता, मुँह में बड़बड़ाता अपने ऑफिस की तरफ चलती है। उफ, मुझे पागल कह गया। नॉनसेंस। आशु अपने सर पर हाथ मारती रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। आज फिर इसका आना बेसुध ठहरा था। वो गाड़ी गली की नुक्कड़ पर खड़ी करता बाहर निकल के गाड़ी लॉक कर चुका था, क्योंकि आगे तंग गलियों में गाड़ी का जाना नामुमकिन था। वो चलता हुआ इन तंग गलियों से गुजरा था जिसके दोनों साइड्स पर बने छोटे छोटे घरों में बड़ी बड़ी और हकीकी खुशियाँ बसती थी। 2-3 गलियाँ मुड़ते वो अपनी मतलूबा जगह पर आ गया। एक छोटा लेकिन बहुत सुदा सा टीन का दरवाज़ा नॉक करता इसके मकीन के आने का इंतजार करते सोचने लगा कि बज़ाहिर इस खस्ता हाल और छोटे से घर का मकीन इतना परहेज़गार, नेक और खूबसूरत था कि बार बार यहाँ आने को दिल करता। और आज फिर शायद वो यहाँ सुकून के चंद पल लेने आया था। अरे एहसन बेटा, तुम? वो अपनी सोचों में गुम था। ज़ैनबी की आवाज़ पर चौंका और मुस्कुराते हुए झुक के दरवाजे से अंदर आ गया। वो अंदर आया तो ज़ैनबी के गले लगते हुए इसे महसूस हुआ जैसे वो रूह तक पुरसकून हो गया। एक अजीब सी कशिश थी जो इसे बेसाख्ता इस दर तक खींच लाई। वो जब भी बेबस होता तो सबसे पहले ज़ैनबी के पास ही आता, जिनकी गोद में सर रखे आंसू बहाते हुए पुरसकून हो जाता। क्यों, तेरी अम्मी लग दी? आधे 3 दिनों बाद अपनी ज़ैनबी की याद आई। ज़ैनबी शिकवा भरी नज़रों से उसे देखती अपने हुजरे में ले आई। ज़ैनबी, आपने याद ही नहीं किया। मैं कैसे आ जाता? ज़ैनबी कमरे में मौजूद मिट्टी के छोटे से मटके में पानी डालती मुस्कुराते हुए ग्लास से थमा गई। एहसन, मायूसी कुफर है बेटा। ज़ैनबी एहसन के लावे सेब इसे काट के देती हुई बोली। एहसन जो अपनी सोचों में गुम था, ज़ैनबी की बात पर इनके सामने टूटे फूटे फर्श पर घुटनों पर सर रख दिया। वह हैरान था कि कैसे ज़ैनबी हमेशा बिना पूछे इसके दिल का हाल जान लेती है। क्या इन्हें वाकई हर किसी के दिल तक इतनी रसाई, या ये करामात सिर्फ इसी के लिए थी? नहीं, ज़ैनबी शायद किसी को भी सिर्फ देख के ही दिल का हाल जान जाती। वो कदमों की चाप पे ये समझ आती कि कौन सा कदम कितना शिकस्त खुर्द है, और ये वह सब सिर्फ ज़ैनबी में हो सकता है। एहसन, एक ही लड़की पे आपकी दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाती? ज़ैनबी प्यार से एहसन के बारे में उंगलियां चलाते हुए कहा। तो इसने सर इनके घुटनों से उठाए। इन्हें देखा तो इसकी आंखों में वाज़ेह मोती चमक रहे थे। ज़ैनबी, हो जाती है ख़त्म, हो जाती है ख़त्म, जब सिर्फ एक शख्स ही आपकी ज़िंदगी हो। बेताब आंसू इसकी आंखों से बह निकले। क्या कहा इसने? इसे मेरी मोहब्बत ड्रामा लगती है। ज़ैनबी, क्या मोहब्बत ड्रामा होती है? क्या मोहब्बत करना मेरा जुर्म है? इसे मेरी मोहब्बत पे शक क्यों है ज़ैनबी? क्यों इसने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों?
रोते रोते एहसन की हिचकी बंद की, वो रो रहा था, बेतहाशा रो रहा था। एहसन बच्चा, ज़ैनब बीन इसका चेहरा अपने हाथों में लेते प्यार से समझाना चाहा। इस कायनात की तख्लीक ही मोहब्बत में की गई। मोहब्बत कायनात का सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत एहसास। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं, ना ड्रामा, ना ढोंग, और ना ही कोई और ना ही मोहब्बत करना जुर्म है। मोहब्बत सोच समझ के, जानबूझ के या इरादतन तो नहीं होती, ये तो बस हो जाती है। कोई एकदम से बहुत अचानक राह चलते आपके दिल का यकीन बन जाता है, आपके दिल की दुनिया में क़यामत बर्पा कर जाता है। आपके दिन रात एहसासात, ख्यालात, जज्बात सभी आपके दिल के ताबे हो जाते हैं। आपके हर तरफ जुगनू, रोशनी और सितारे टिमटिमाते नजर आते हैं। बहुत कम खुश नसीब होते हैं जिन पर मोहब्बत की देवी कुर्बान होती है। लेकिन क्या ज़ैनबी? एहसन ने बरसती आंखों के साथ ज़ैनबी से पूछा। तो ज़ैनबी ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। लेकिन मोहब्बत टूट जाती, बिखर जाती, रोती तड़पती मातम के ना होती है। जब महबूब सख्त दिल हो जाता है, आपकी मोहब्बत को पैरों तले रोन देता है, आपके सच्चे, खरे और बेमोल जज्बों को कुचल देता है, आपके खूबसूरत ख्वाब, ख्यालात और एहसासात का महल किच्ची किच्ची कर देता है, आपकी खुशियों, राहतों को अज़ियत में बदल देता है, आपके दिल का चैन और रूह का सुकून बर्बाद हो जाता है। जब महबूब एक भी निगाह उल्फत डाले बगैर आपकी आंखों को समंदर बना के चला जाता है, तो आप बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगते हैं। ना जी सकते हैं, ना मर सकते, अज़ियत की भट्टी में जलने लगते हैं। आपका सुकून ख़त्म हो जाता है। जिंदा लाश बने दुनिया के सामने हंसते मुस्कुराते रहते आप, लेकिन आपका दिल खून के आंसू रो रहा होता है। आपके दिल बंजर वीरान बन जाता है, जहाँ दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं होती। एहसन को अपने हाथ पर नमी महसूस हुई, तो इसकी नज़र अपने हाथों से होते हुए ज़ैनबी पर जा ठहरी। लड़ी दर लड़ी आंसू इनकी आंखों से बहते एहसन के हाथ को भिगो रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे ये दर्द इसके और ज़ैनबी के अंदर का दर्द है, जो अल्फाज की सूरत इनके मुंह से अदा होते आंसू बने आंखों से बह रहे। रोते रोते इनकी हिचकी बंद की। ज़ैनबी, एहसन ज़ैनबी के गले लगते इन्हें ज़ोर से भेजते, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। एहसन बच्चा। काफ़ी देर आंसू बहाने के बाद ज़ैनबी ने इसे खुद से अलहदा कर अपने आंसू दुपट्टे से साफ किए। एहसन को रोने दिया। काफ़ी वक्त खामोशी की नज़र हुआ, तो एक बार फिर ज़ैनबी कलाम शुरू करते हुए बोली, तो फिर सुकून कहाँ से आए? जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, दैन हम वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। हुदा शफीक, ऑसम नावल। शैलो, आई वॉज वेटिंग फॉर योर एपिसोड, थैंक यू वेरी मच। खुशी हमारी कमाल की नावल है, थैंक यू। मोहम्मद वकास, मोहम्मद हुसैन, हाय ये मासूमियत बाय फौजिया यास्मीन, इसका क्या करूँ। कासिम नवाज़ ने हार्ट भेजे हैं। सायरा रियाज, बहुत बेहतरीन। ताहा अदील, ज़बरदस्त एंड हैप्पी एंडिंग, थैंक यू। कासिम नवाज़ ने दिल भेजे हैं। मीर खान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। और क्या हो रहा है इस टाइम? कुछ भी नहीं, बस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। उससे पहले थोड़ा सा फ़ोन यूज़ कर रही थी, फिर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब भी एपिसोड इज़ टू गुड, बहुत मज़ा आया सुनकर। हीर भी अब यशब को सुना देती है, बहुत सुनती नहीं है किसकी। जब से पता चला कि वो मामा बनने वाली है, यार मुझे महरू की हीर से कितना प्यार करती है, उसका हर वक्त ध्यान रखती है। यशब तो फालतू में अकड़ता अकड़ता फिर रहा है, अकड़ा अकड़ा फिर रहा है। बस यशब न चित्रानी कमी सी, और कोई कमी नहीं सी उन्हें भी। इसका बिहेवियर मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर हीर से नफरत करे तो महरू की कर सकती है, क्योंकि उसके भी तो यशार का खून हुआ है, उसके भाई से यशार का खून हुआ है। बट जब वो उसके साथ इतनी अच्छी है, तो यशब को भी उसके साथ ठीक हो जाना चाहिए। बहुत यार, बहुत दुख हुआ उसके बेबी के लिए। हीरो ने नावल में उतना ही लानतीपन दिखाया है जितना कि हीरोइन बाद में उसको माफ़ करना आसान हो। सही बात है, मुझे भी ना यही मेरी है कि हीरो अगर गंदा भी है ना, तो ਉਹਨਾਂ गंदा तो वगैरह जब बनने के बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ हीरोइन जब माफ़ करें तो मुझे इतना दुखे ना, तो बस अब क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऋषभ अफरीदी ने लानतीपन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। देखो अब हीर कैसे माफ़ करेगी उसको। फिर उसका महरू के साथ लाल हवेली जाना शादी पर, फिर हदीद के साथ बाहर जाना, जहाँ पर हदीद को ढूंढते हुए उसको रात हो जाना, और फिर यशब को ढूंढने जाना। यार यहाँ पर वो सीन बड़ी डरावनी थी, जब हीर के ऊपर दरख्त के ऊपर से कुछ गिरा था, सांप डिग गया थी। हाय, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर आखिरकार यशब को भी मिल ही जाती है, वहाँ उसके साथ घर आ जाती है। ओवरऑल एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ, आमीन। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। साइम वहीद ज़बरदस्त, थैंक यू। इमरान अली, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें और आपके नसीब अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। नावल इज़ सुपर डुपर एंड हैप्पी एंडिंग, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला एम, ऑसम नावल, थैंक यू। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारे कमेंट सेशन भी अपने इख्तिताम को पहुँचे।
1 मिनट, मेरा ख्याल एक आधा और कमेंट आए, रुके मैं ज़रा देख के आती हूँ। नहीं जी, बस इतना ही कमेंट सेशन था जो अभी मुक गया। खैर, आपको कैसा लगा नावल और क्या अपनी की पहली एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नेक्स्ट क्या होगा? क्या ऐसे आबरू के बाप को क्या ऐसे खौफ है कि वो जो अपनी बेटी को इस तरह से कर रहा है और हर टाइम खौफज़दा रहता है, और ऐसे के बाप को कौन से पछतावे हैं? बताइएगा ज़रूर। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 60 to 70 सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो वो भी कंप्लीट कर दें फेब में ही, कि 6K हो जाए सब्सक्राइबर। तो बाकी अब मुझे पता है मेरे लिसनर्स बहुत अच्छे हैं, वो कर सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, कि तो वो कर लिया करें, वो भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। बाकी अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। बहुत सारा